दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज मिडल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार न न्यूक्लियर बॉम्ब है, न फाइटर जेट और न ही एयरक्राफ्ट कैरियर, बल्कि पानी है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज की दुनिया में युद्ध पूरी तरह बदल चुका है। पहले देशों पर कब्जा करने के लिए सेनाएं भेजी जाती थी। आज किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ऑयल, बैंकिंग, फूड सप्लाई और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है। यही वजह है कि मिडल ईस्ट में चल रहा यह संघर्ष अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। इसका असर इंडिया, यूरोप, चाइना, रशिया और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका की नई मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या है, ईरान ने ऐसा कौन सा जवाब दिया जिससे पूरे गल्फ रीजन में चिंता फैल गई, और क्यों डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की रणनीति से। बहुत लोग सोचते हैं कि अमेरिका का उद्देश्य केवल ईरान की सेना को कमजोर करना है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में केवल सैनिकों को नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था को निशाना बनाया जाता है जो किसी देश को लंबे समय तक युद्ध लड़ने की ताकत देती है, यानी फ्यूल डिपोज, मिसाइल स्टोरेज, कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, पावर स्टेशंस और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हालिया एयर स्ट्राइक्स भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं, लेकिन यह केवल बॉम्बिंग नहीं है, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, क्योंकि जब किसी देश की बिजली, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और इंडस्ट्री प्रभावित होती है तो उसका असर केवल सेना पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी और जनता के मनोबल पर पड़ता है। लेकिन अमेरिका शायद एक बात भूल गया, ईरान, इराक या लीबिया नहीं है। पिछले कई दशकों से सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, साइबर अटैक्स और इकोनॉमिक प्रेशर झेलते हुए ईरान ने ऐसी रणनीतियां विकसित की हैं जो किसी भी बड़ी मिलिट्री पावर के लिए चुनौती बन सकती है, और इस बार उसका जवाब भी अलग था। दुनिया को उम्मीद थी कि ईरान सीधे अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर बड़े हमले करेगा, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार उसने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया, जिसमें गल्फ रीजन की पावर और वाटर फैसिलिटीज प्रभावित हुई, और यहीं से इस पूरे संघर्ष का स्वरूप बदल गया। क्यों? क्योंकि इस बार संदेश केवल अमेरिका के लिए नहीं था, बल्कि पूरे गल्फ रीजन के लिए था। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे, एक वाटर प्लांट इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? यही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट को ऑयल का राजा मानती है, लेकिन इस रीजन की सबसे बड़ी चुनौती ऑयल नहीं बल्कि फ्रेश वाटर है। सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई जैसे देशों में प्राकृतिक फ्रेश वाटर बेहद सीमित है। करोड़ों लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन प्लांट्स में साफ किया जाता है। यानी अगर ये प्लांट्स लंबे समय तक बंद हो जाएं, तो केवल पानी की कमी नहीं होगी, इंडस्ट्रीज रुक सकती हैं, हॉस्पिटल्स प्रभावित हो सकते हैं, पावर जनरेशन पर असर पड़ सकता है और करोड़ों लोगों का सामान्य जीवन ठप हो सकता है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स इन्हें क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं। यही ईरान का संदेश सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। किसी भी युद्ध में हर मिसाइल केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं छोड़ी जाती। कई बार उसका उद्देश्य यह दिखाना होता है कि विरोधी की सबसे संवेदनशील नस कहाँ है। अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहा तो केवल युद्ध ही नहीं, पूरी इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अब गल्फ देशों की चिंता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ऑयल एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी हुई है। अगर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार निशाना बनने लगे तो केवल युद्ध नहीं बढ़ेगा बल्कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और पूरे रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ पर दबाव बढ़ जाएगा। यानी आज का युद्ध केवल सीमा पर नहीं बल्कि इकोनॉमी के भीतर भी लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसका अगला सबसे बड़ा मोर्चा कौन सा होगा? उसका जवाब छिपा है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन अगर इस पूरे संघर्ष की सबसे संवेदनशील जगह किसी एक स्थान को कहा जाए तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी केवल स्टॉक मार्केट या बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं चलती, बल्कि कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक राउट से भी चलती है जिन पर पूरी दुनिया की एनर्जी निर्भर करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्हीं में से एक है। यही वह संकरा समुद्री रास्ता है जिसके दोनों तरफ एक ओर ईरान और दूसरी ओर ओमान तथा यूएई स्थित है। मिडिल ईस्ट से दुनिया भर में जाने वाला ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर इस समुद्री मार्ग पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर दिखाई देता है। यही वजह है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और आधुनिक नेवी होने के बावजूद ईरान को अपनी भौगोलिक स्थिति पर भरोसा है, क्योंकि किसी भी बड़े युद्ध में ज्योग्राफी भी उतना ही शक्तिशाली हथियार होती है जितनी टेक्नोलॉजी। अगर कभी तनाव और बढ़ता है तो केवल मिसाइल्स ही नहीं
बल्कि नेवल माइंस, ड्रोन्स, फास्ट अटैक बोट्स और एंटी शिप मिसाइल्स के कारण भी शिपिंग कंपनीज अतिरिक्त जोखिम महसूस कर सकती हैं। और मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि कई बार वास्तविक नुकसान युद्ध से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर खतरा बढ़ता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है, शिपिंग महंगी हो जाती है, ऑयल इंपोर्ट की लागत बढ़ जाती है और अंत में उसका असर आम लोगों तक पहुंचता है, यानी कई बार बॉम्ब से ज्यादा महंगा उसका डर साबित होता है। अब सवाल उठता है, भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, भारत अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो ऑयल की कीमतों में उछाल आ सकता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ सकता है और धीरे धीरे इन्फ्लेशन का असर आम नागरिक तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि भारत हमेशा मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और डायलॉग का समर्थन करता है। लेकिन इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह केवल अमेरिका और ईरान का संघर्ष नहीं है। चाइना इस रीजन से बड़ी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट करता है। यूरोप नई एनर्जी क्राइसिस से बचना चाहता है। जापान, साउथ कोरिया और इंडिया चाहते हैं कि शिपिंग राउट्स खुले रहें और ग्लोबल मार्केट्स में घबराहट न फैले। यानी आज मिडिल ईस्ट में लिया गया हर फैसला दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को प्रभावित करता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? कई बार युद्ध किसी बड़ी योजना से नहीं, बल्कि एक छोटी सी गलती से फैलता है। गलत रडार सिग्नल, किसी ड्रोन की गलत पहचान या किसी मिसाइल की गलत इंटरप्रिटेशन पूरे क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकती है। इसीलिए दुनिया के बड़े देश लगातार डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन चैनल्स बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना सबसे कठिन। और शायद यही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा संदेश भी है। भविष्य के युद्ध केवल टैंक, फाइटर जेट और न्यूक्लियर वेपन्स से नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की सुरक्षा ही किसी देश की वास्तविक ताकत तय करेगी। भारत के लिए भी यही सबसे बड़ी सीख है। केवल मजबूत सेना ही नहीं, बल्कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बनेंगी। क्योंकि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी वही आगे होगा, जिस देश के पास एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी होगी वही संकट का सामना कर पाएगा, और जिस देश की सप्लाई चेन मजबूत होगी वही आने वाले जियोपॉलिटिकल दौर में नेतृत्व करेगा। दोस्तों, आज की कहानी केवल अमेरिका और ईरान की नहीं थी, ये कहानी थी एक बदलती हुई दुनिया की, जहां युद्ध की परिभाषा बदल रही है, जहां ऑयल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वाटर भी, जहां मिसाइल जितनी ताकतवर है उतनी ही सप्लाई चेन भी, और जहां भविष्य उसी का होगा जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इनोवेशन में सबसे आगे होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट का ये तनाव जल्द शांत हो जाएगा, या फिर ये आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड अफेयर्स की गहराई वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं रविश कुमार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।